रीबर्थ ऑफ अंडरवर्ल्ड किंग एपिसोड 13। आदित्य काशवी को गाड़ी की बैक सीट में लेटा देता है और खुद ड्राइविंग सीट में आकर गाड़ी ड्राइव करने लगता है। आदित्य ने रॉकेट को कॉल की। रॉकेट ने फोन रिसीव किया। आदित्य ने घबराते हुए कहा, रॉकेट काशवी को गोली लगी है, जल्दी से हॉस्पिटल में पहले से सारे इंतजाम करवा कर रखो, मैं नहीं चाहता कि जब हॉस्पिटल में पहुंचे तो एक पल की भी देरी हो। रॉकेट सुनकर घबरा गया। उसने घबराते हुए पूछा, भाई लेकिन काशवी मैम को गोली कैसे लगी? आदित्य ने कहा, ये सब बताने का अभी वक्त नहीं है, तुमसे जितना कहा है उतना करो। रॉकेट ने कहा, जी भाई मैं अभी हॉस्पिटल कॉल करके सारे इंतजाम पहले से ही करवा देता हूँ। कुछ देर बाद तो आदित्य हॉस्पिटल पहुंच गया होता है। सारे डॉक्टर से पहले से खड़े थे। वार्ड बॉय जल्दी से काशवी को स्ट्रेचर में लिटा देते हैं और हॉस्पिटल के अंदर आते हैं और ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। बाकी की सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए रॉकेट रिसेप्शन में चला जाता है। पुष्पेंद्र जी और रेहान भी वहीं खड़े थे। पुष्पेंद्र जी काशवी को देखकर काफी परेशान और घबराए हुए भी थे। रेहान भी अपने भाई की हालत देखकर परेशान था और आज वो काशवी के लिए भी परेशान था। पुष्पेंद्र जी और रेहान आगे बढ़कर आदित्य को संभालते हैं। आदित्य जिसके अभी भी हाथ पैर कांप रहे थे, उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। काशवी को खोने का डर उसके चेहरे में साफ दिख रहा था। पुष्पेंद्र जी और रेहान ने आदित्य को संभाला। पुष्पेंद्र जी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, आदित्य बेटा काशवी को कुछ नहीं होगा, संभालो खुद को। रेहान ने भी कहा, भाई काशवी को कुछ नहीं होगा, आप उससे इतना प्यार करते हैं, आपका प्यार उसे कुछ भी नहीं होने देगा। आदित्य घुटनों के बल बैठ जाता है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। आज रेहान और पुष्पेंद्र जी ने आदित्य की आंखों में आंसू शायद से बहुत सालों बाद देख रहे थे, क्योंकि अपनी माँ बाप की मौत के बाद उसने रोना ही छोड़ दिया था। पुष्पेंद्र जी और रेहान बहुत अच्छे से समझ गए कि इस वक्त आदित्य अंदर से कितना टूटा हुआ और दुखी है। आदित्य ने रोते हुए कहा, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है काका कि मैं अब कुछ और खो दूं। 17 साल पहले मैंने माँ पापा को खो दिया, अपना बचपन खो दिया, लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया था। लेकिन मैं काशवी को नहीं खोना चाहता। अगर काशवी को कुछ हुआ ना काका तो मैं नहीं संभाल पाऊंगा खुद को, क्योंकि नहीं है मेरे अंदर हिम्मत कुछ और खोने की, काशवी को खोने की। आप तो जानते हैं ना काका मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। बहुत सालों बाद मैंने खुद को कंप्लीट फील किया था। उसके आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं भी नॉर्मल जिंदगी जी सकता हूँ, मुझे भी प्यार मिल सकता है, औरों की तरह मुझे भी कोई मिलेगा जो मुझसे बेइंतहा प्यार करेगा। और दिया मुझे काशवी ने प्यार, बहुत प्यार दिया काका, इसीलिए मैं काशवी को नहीं खोना चाहता हूँ और ना ही उसके प्यार को। पुष्पेंद्र जी ने कहा, हमें पता है काशवी के आने के बाद तुम्हारी जिंदगी में कितना चेंज आया है और हम खुद भी नहीं चाहते कि कभी काशवी तुमसे अलग हो या उसे कुछ हो। पुष्पेंद्र जी ने पूछा, बेटा लेकिन उसे गोली लगी कैसे? आदित्य ने जवाब दिया, मुझे बचाते हुए काका, गोली मुझे लगने वाली थी लेकिन काशवी मेरे सामने आ गई और गोली उसे जाकर लग गई। मुझे बचाने के लिए उसने अपनी जान को खतरे में डाल लिया। रेहान ने गुस्से में कहा, लेकिन आप पर गोली चलाने की हिम्मत हुई किसकी और काशवी वहां कर क्या रही थी? आदित्य जिसके दिमाग में अभी तक काशवी के सिवा कुछ नहीं सूझ रहा था, रेहान की बात सुनकर सोचने लगता है, हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं, वो वहां कर क्या रही थी? मैं तो वहां अकेले गया था। पुष्पेंद्र ने पूछा, लेकिन आदित्य गोली चलाई किसने? राका ने, ऋषभ ने या तुम्हारे किसी और दुश्मन ने? आदित्य जिसकी आंखें अभी गुस्से से जल रही थी, उसके चेहरे की नसें साफ साफ दिखाई दे रही थी गुस्से की वजह से। उसने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, अपनों के रूप में जो भेड़िए होते हैं ना काका, उसने काशवी पर गोली चलाई है। रेहान और पुष्पेंद्र जी को उसकी बात समझ में नहीं आ रही थी। रॉकेट जो अभी अभी सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके वहां आया था, वो भी वहीं पर खड़ा हो गया। पुष्पेंद्र ने पूछा, अपनों के बीच में भेड़िया मतलब क्या है तुम्हारे कहने का? आदित्य ने कहा, काका वक्त आने पर मैं आप लोगों को सब बता दूंगा, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं बताना चाहता। पुष्पेंद्र जी समझ रहे थे कि आदित्य इस वक्त कितना परेशान है। उन्होंने कहा, ठीक है आदित्य, हम अभी तुम्हारी हालत समझ सकते हैं, तुम्हारा जब भी मन हो तुम बता देना। आदित्य से खड़ा होता है और कहता है, काका मैं कुछ देर में आता हूं, आप प्लीज मुझे काशवी की खबर देते रहिएगा। पुष्पेंद्र जी ने पूछा, तुम कहां जा रहे हो? आदित्य ने कहा, काका बस कुछ जरूरी काम से ही जा रहा हूं, मैं कुछ दिन में आ जाऊंगा। रॉकेट ने कहा, भाई मैं भी आपके साथ चलूं? आदित्य ने कहा, नहीं कोई मेरे साथ नहीं आएगा। इतना कहकर आदित्य वहां से चला जाता है। आदित्य ने कॉल किया और कहा, मुझे तुमसे मिलना है, थोड़ी देर बाद वहीं पर मिलने आओ जहां पर हम मिलते हैं। दूसरी तरफ से रुद्र वाधवा ने कहा, ठीक है मैं आता हूं। कुछ देर बाद दोनों उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां वो मिलते थे।
आदित्य ने रुद्र वाधवा से कहा, डीसीपी एक बात बताओ, जब काशवी कल एक्सीडेंट के प्लेस पर तुमसे मिली थी तो क्या तुम्हारी और उसकी कोई बात हुई थी? रुद्र वाधवा ने कहा, नहीं, मेरी उससे कोई बात नहीं हुई, पर बात होती भी कैसे? कल का एक्सीडेंट इतना बड़ा था कि मुझे वहां की भीड़ और वहां की सिचुएशन संभालने में ही टाइम लग गया। उससे बात करने का वक्त ही कहाँ था। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? आदित्य ने कहा, काशवी को गोली लगी है। रुद्र वाधवा ने चौंकते हुए कहा, क्या काशवी को गोली लगी है? आदित्य ने कहा, आज मैं राका के अड्डे में गया था उन लोगों को आगाह करने की वो काशवी से दूर रहें। तभी उस खुदगर्ज आदमी ने मेरे ऊपर गोली चला दी। मैं संभलता कि उससे पहले पता नहीं कहां से काशवी आ गई और उसने मेरे हिस्से की गोली अपने सीने में ले ली। रुद्र वाधवा ने कहा, तो अभी काशवी कैसी है? आदित्य ने कहा, उसकी हालत क्रिटिकल है, हॉस्पिटल में एडमिट कराते ही मैं तुमसे मिलने चला आया। आदित्य, इसका मतलब काशवी ने उस इंसान का चेहरा भी देख लिया होगा। आदित्य ने कहा, मुझे तो लगता है गोली लगने से ज्यादा तकलीफ उसे उस इंसान का सच जानकर हुई होगी। आदित्य, लेकिन काशवी वहां कर क्या रही थी? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या उसे पता चल गया था अपना सच? शायद इसीलिए वो तुम्हारे पीछा कर रही हो। सच जानने के लिए? आदित्य ने कहा, नहीं डीसीपी, कल से मुझे उसके हाव भाव देखकर ऐसा कुछ नहीं लगा, लेकिन हाँ, आज सुबह से ही बहुत वियर्ड बिहेव कर रही थी। आज मैं घर से बाहर निकल रहा था, तब वो नहीं चाहती थी कि मैं घर से बाहर निकलूं, वो मुझे रोकना चाहती थी घर में और उसको समझाकर मैं घर से बाहर निकला। शायद उसी दौरान उसने मेरा पीछा किया होगा। इसका मतलब उसे कुछ ना कुछ तो पता चला था, तभी तो उसने मेरा पीछा किया। रुद्र वाधवा ने कहा, लेकिन सच पता कैसे चला होगा? और मैंने तो तुमसे सुबह ही कहा था कि अपने दुश्मनों से अवेयर रहना, वो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आदित्य ने हैरान होते हुए कहा, तुमने मुझे कब बताया डीसीपी? रुद्र वाधवा ने कहा, सुबह तुम्हें कॉल करके। आदित्य ने कहा, सुबह कौन सी कॉल? तुम्हारी कोई कॉल नहीं है मेरे पास। रुद्र वाधवा ने चौंकते हुए कहा, क्या बात कर रहे हो आदित्य? मैंने सुबह तुम्हें कॉल किया था, कॉल रिसीव भी हुआ था और मैंने तुम्हें बताया भी था कि राका और ऋषभ जेल के बाहर आ गए हैं और वो आदमी भी तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। आदित्य ने कहा, नहीं डीसीपी, मैंने कोई कॉल रिसीव नहीं किया। अरे मैं तो सो रहा था, कल का दिन ही इतना हेक्टिक था। रुद्र वाधवा ने कहा, कॉल तो रिसीव हुई थी। दोनों कुछ देर कुछ सोचने लगे, उसके बाद दोनों ने एक दूसरे की तरफ आश्चर्य से देखा और कहा, कहीं काशवी ने तो फोन नहीं उठाया था। दोनों ने ये बात एक साथ बोली। यही बात हो सकती है, तभी शायद आज वो मेरे पीछे पीछे आए। रुद्र वाधवा ने कहा, आदित्य, इस वक्त काशवी हॉस्पिटल में है, तुम्हें जाना चाहिए और वैसे भी इस वक्त तुम्हें उसके साथ होना चाहिए। किसी और चीज की चिंता मत करो, मैं मैनेज कर लूंगा। आदित्य ने गुस्से में कहा, अब चाहे जो भी हो जाए डीसीपी, इस बार मैं राका, ऋषभ और उस आदमी का किस्सा ही खत्म कर दूंगा। उन लोगों की वजह से मेरी काशवी आज जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। रुद्र वाधवा ने कहा, तो फिर तुम अब क्या करोगे? आदित्य ने कहा, अब तो काशवी को भी सब सच पता ही चल गया है, अब कोई रीजन नहीं बचता उससे कुछ छुपाने का या किसी को कुछ ना करने का। और अगर मेरी काशवी को कुछ भी हुआ ना, तो उन तीनों को तो मैं तड़पा तड़पा कर मारूंगा। डीसीपी, अभी मैं चलता हूँ। ठीक है, रुद्र वाधवा ने कहा। आदित्य वहां से निकल जाता है और रुद्र वाधवा भी पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। आशी को रॉकेट ने फोन करके काशवी की हालत के बारे में बताया। आशी भी हॉस्पिटल आती है। वो आते ही रेहान के पास गई। उसने पूछा, रेहान भाई, काशवी कैसी है? रेहान ने कहा, अभी उसका ऑपरेशन चल रहा है। कुछ देर पहले हमने डॉक्टर से पूछा था तो उन्होंने बोला कि उसकी हालत बहुत क्रिटिकल है, शायद उसको बचाना मुश्किल होगा। आदित्य, जो अभी अभी वहां आया था, उसने जैसे ही ये सुना तो मानो वो अपना संतुलन खो बैठा हो। आदित्य ने गुस्से से तेज आवाज में कहा, रेहान क्या बोल रहे हो तुम? काशवी को कुछ नहीं होगा, वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। आशी ने कहा, हाँ भाई, उसे कुछ नहीं होगा, आपका प्यार उसे कुछ होने ही नहीं देगा। कुछ देर बाद वहां पर काशवी के माता पिता भी आते हैं। काशवी की मां जो बहुत बुरी तरीके से रो रही थी, उन्होंने आते ही पुष्पेंद्र जी से कहा, भाई साहब, मेरी बेटी कहाँ है? पुष्पेंद्र जी ने कहा, बहन जी, अभी उसका इलाज चल रहा है। कैलाश जी ने कहा, ये तो होना ही था, हमारी बेटी थी भी तो किसके हाथों में? काशवी की मां ने कहा, कैलाश जी, अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है, मेरी बच्ची को गोली लगी है, पता नहीं क्या होगा। कैलाश जी ने ममता जी से कहा, तुम अभी भी मुझे ही चुप करा रही हो? अरे ये इंसान है ही ऐसा, इसने ही कुछ हमारी बेटी को किया होगा। इसी की वजह से हमारी बेटी अंदर उस गंभीर हालत में है। ये तो है ही गुंडा, इसे तो लोगों को मारने में एक पल भी नहीं लगता। मन भर गया होगा इसका काशवी से और मन भरने के बाद इसने उस पर गोली चला दी। आदित्य को ये सब सुनकर बहुत ही गुस्सा आ रहा था।
गुस्से की वजह से उसने अपनी दोनों हाथ की मुठियां बांध ली। पुष्पेंद्र जी ने कहा, कैलाश जी हम आपकी हालत समझ सकते हैं, आपका अपनी बेटी के लिए परेशान होना जायज है, लेकिन आप इस तरीके से अदित्या पर उंगली नहीं उठा सकते। अदित्य अपनी जान से भी ज्यादा काशवी से प्यार करता है। वो कभी काशवी को नुकसान नहीं पहुंचने देता, तो नुकसान कहां से पहुंच जाएगा। कैलाश जी ने कहा, ये तो आपका बेटा है, आप तो ऐसे ही कहेंगे। रिहान ने कहा, देखो तुम्हारा बहुत हो रहा है, अब अपना मुंह बंद कर लो, ये हॉस्पिटल है और अभी भी भाई बहुत परेशान है, और अगर तुम लोगों की वजह से भाई और परेशान हुए ना तो तुम सबको यहाँ से धक्के मारकर बाहर फेंक दूंगा। फिर मिलते रहना अपनी बेटी से। कुछ देर बाद ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर निकलते हैं। आदित्य तेज कदमों से उनके पास जाता है और उनके कंधे पर हाथ रखकर पूछता है, मेरी वाइफ कैसी है। डॉक्टर ने कहा, देखिए उनके सीने में गोली लगी है, जिस वजह से पहली बात उनका बहुत ब्लड लॉस हुआ है और दूसरी बात गोली सीने में लगी, इसलिए केस बहुत ही क्रिटिकल है। हम अभी कुछ नहीं कह सकते, हमने गोली तो निकाल दी है, लेकिन अभी भी हम आपको ये नहीं कह सकते कि उन्हें होश आएगा भी या नहीं। आदित्य ने गुस्सा होते हुए कहा, डॉक्टर तुम डॉक्टर किस लिए बने हो, लोगों की जान बचाने के लिए तो कुछ भी करो, लेकिन मेरी बीवी को कुछ नहीं होना चाहिए। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा, लेकिन कुछ भी करके काशवी को बचा लो। डॉक्टर ने कहा, देखिए बात पैसों की नहीं है, हम भी जानते हैं कि आप मिसेस सिंह का महंगे से महंगा और अच्छे से अच्छे इलाज करवा सकते हैं, लेकिन बात सच की है और सच यही है कि शायद मिसेस सिंह को बचाना मुश्किल हो जाएगा। हम आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहते। सबने जैसे ये सुना तो सबको धक्का सा लगा। डॉक्टर अपनी बात कहकर चले जाते हैं और आदित्य वही चेयर पर एकदम से बैठ जाता है। ममता जी कहती है, भगवान प्लीज मेरी बेटी की रक्षा करना। कैलाश जी भी उन्हें संभाल रहे होते हैं। आदित्य मन में कहता है, क्या जरूरत थी तुम्हें मेरे पीछे आने की, क्या जरूरत थी काशवी मुझे बचाने की। अरे मेरी जान तो तुमने बसती है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा। प्लीज काशवी जल्दी से होश में आ जाओ। तुमने कहा था ना तुम जिंदगी भर मेरे साथ रहोगी, मुझसे प्यार करोगी, आज सुबह ही तुमने ये मुझसे कहा था और अभी तुम अपना वादा तोड़ रही हो। तुम्हें उठना होगा, नहीं जी सकता मैं तुम्हारे बगैर, प्लीज उठ जाओ। सब लोग परेशान बैठे होते हैं। कुछ घंटे बाद जब डॉक्टर फिर से ऑपरेशन थिएटर से निकलते हैं तो आदित्य से पूछता है, अब काशवी की हालत कैसी है। तो डॉक्टर ने बताया, अभी उनकी हालत में कोई सुधार नहीं है, आप सबको ही पेशेंस रखना होगा। काशवी की मां कहती है, भगवान प्लीज मेरी बच्ची की रक्षा करना, उसे कुछ ना हो। कैलाश जी कहते हैं, संभालिए ममता जी, खुद को कुछ नहीं होगा उसको। उनके पास तभी किसी का फोन आता है। वो एक साइड आकर बात करने लगते हैं। कैलाश जी जो वहां से दूर खड़े होकर फोन में किसी से बात कर रहे थे। आदित्य उनके पास जाता है, उसने उनका हाथ पकड़ा और हॉस्पिटल के बाहर ले जाने लगा। कैलाश जी कहते हैं, आदित्य मेरा हाथ छोड़ो। आदित्य उन्हें कार में बैठता है और एक सुनसान जगह पर लाकर गाड़ी रोकता है। कैलाश जी को वो बाहर निकालता है। कैलाश जी ने बहुत ही शांति से कहा, आदित्य तुम ये क्या कर रहे हो, तुम मुझे ऐसे क्यों लाए हो। आदित्य ने कहा, अब अपना ड्रामा बंद करो, यहाँ तुम्हारी नौटंकी देखने के लिए कोई नहीं है, तुम्हारी वजह से मेरी काशवी की ये हालत हुई है। कैलाश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से काशवी की ये हालत हुई है, तुम जो मेरे बीच में आए, मेरे सपनों के बीच में आए। आदित्य ने गुस्सा होकर कहा, अपनी बेटी को बेचकर कौन से सपने पूरे होते हैं। अपनी बेटी को बेचकर सपने पूरा करने वाला बाप तो मैंने जिंदगी में पहली बार देखा है। कैलाश जी ने मुस्कुरा कर कहा, और देखोगे भी नहीं, लेकिन तुम्हें मैं बता दूं, काशवी मेरी अपनी बेटी नहीं है, तो उसे मेरी बेटी कहना बंद करो। आदित्य ये सुनकर हैरान रह गया। उसने हैरानी से कहा, काशवी तुम्हारी बेटी नहीं है मतलब। कैलाश जी ने कहा, वो ममता जी के पहले पति की बेटी है, उनके मरने के बाद ममता जी की शादी मुझसे हो गई और साथ में काशवी भी मेरे माथे मर दी गई। ममता जी के साथ शादी मेरे माँ बाप ने कराई था। मैं काशवी को कभी भी नहीं अपनाना चाहता था, लेकिन क्या करता, अपने परिवार के दबाव में आकर मुझे ममता से शादी करनी पड़ी और काशवी को ना चाहते हुए भी अपनाना पड़ा। लेकिन मैंने सिर्फ ऊपर ही ऊपर उसे अपनाया, लोगों को दिखाने के लिए। मन से तो मैंने कभी उसे अपनाया ही नहीं था। उसके बाद ममता जी और मेरा एक बेटा हुआ, जिसके पैदा होते ही मौत हो गई और उसकी मौत का रीजन भी काशवी ही थी। आदित्य ने चौंकते हुए पूछा, काशवी वो कैसे तुम्हारे बच्चे की मौत का कारण हो सकती है, तब तो काशवी बहुत छोटी सी रही होगी। कैलाश ने कहा, हाँ वो छोटी थी, लेकिन मेरे बच्चे के मरने का कारण वही थी, क्योंकि काशवी के पैदा होते समय ममता जी की प्रेगनेंसी में काफी कॉम्प्लिकेशंस थी, जिस वजह से उनकी डिलीवरी में प्रॉब्लम आए। काशवी तो बच गई, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस की वजह से वो अपना दूसरा बच्चा नहीं बचा पाए, क्योंकि पहले बच्चे की डिलीवरी के वक्त जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस हुई थी, उसका असर दूसरे बच्चे की डिलीवरी पर पड़ा था। आदित्य ने गुस्सा होकर कहा, तो उसमें काशवी की क्या गलती थी जो तुमने उसके साथ ऐसा किया।
कैलाश ने कहा मुझे बेटा चाहिए था और बेटा हुआ भी, लेकिन काशवी की वजह से मेरा अपना बेटा जिंदा ना रह सका। और तुम्हें पता है मुझे कोई बीमारी भी नहीं है, वो तो मैं काशवी का बोझ और नहीं ढोना चाहता था। इसी वजह से मैंने बीमारी का नाटक किया, जिस वजह से काशवी को कम उम्र में ही अपनी दुकान खोलनी पड़ी और उसने केक बनाना शुरू कर दिया और उसी से हमारे घर का खर्चा चलता था। अदित्य ने कहा निहायत ही घटिया इंसान हो तुम। अंडरवर्ल्ड में रहकर मैं भी इतना शायद घटिया हरकतें नहीं कर पाया। अरे मैं क्या, अंडरवर्ल्ड में रहकर शायद कोई भी गैंगस्टर या डॉन इतनी घटिया हरकत नहीं कर सकता जितना अंडरवर्ल्ड में ना देकर तुमने किया। लोग हमें कोसते हैं लेकिन हमें तो सिचुएशन ने ऐसे बनाया होता है, लेकिन तुम लोग के पास सब कुछ होता है, उसके बावजूद तुम लोग लालच में आकर अपना ही जमीर मार देते हो। अरे वो जो थी वो जैसी थी तुम्हारी बेटी थी, नाम की सही, लेकिन तुम्हें वो पापा बुलाती थी क्योंकि तुमने उस घटिया ऋषभ को काशवी के लिए चुना था। इसलिए काशवी उससे शादी करने जा रही थी बगैर ये जाने कि वो किस किस्म का लड़का है। कैलाश ने कहा वही तो बात है ना, उसको पूरी जिंदगी पाला मैंने ना चाहते हुए भी। मैंने उस पर ना जाने कितने पैसे खर्च किए, इसीलिए अपने उस खर्च को वसूलने के लिए मैं उसकी शादी ऋषभ से कर रहा था। लेकिन क्या हुआ, तुम बीच में आ गए और तुमने हमारा पूरा खेल बिगाड़ दिया। और फिर जब हम काशवी को तुम्हारे घर लेने आए तो काशवी ने हमारे साथ आने के लिए मना कर दिया, ये कहकर कि वो तुम्हें छोड़कर नहीं आएगी। बताओ गुस्सा नहीं आएगी मुझे कि जिस लड़की को मैंने बचपन से लेकर आज तक अपने घर में रखा, जिस पर ना जाने कितने पैसे खर्च किए, वो लड़की तुम्हारे साथ रहने के लिए मुझे नजरअंदाज कर रही थी, मेरे साथ आने के लिए मना कर रही थी। अरे उसे तो शुक्रगुजार होना चाहिए मेरा कि उसके बाप के मरने के बाद मैंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। और जिस दिन से उसने मेरे साथ आने से मना कर दिया था ना, उस दिन से तो मुझे और ही उससे नफरत हो गई। जब मैंने तुम्हारे बारे में वो खबर न्यूज़पेपर में पढ़ी तो मुझे लगा कि अब काशवी को मैं अपने घर ला सकता हूँ और फिर उसकी शादी में ऋषभ से करूंगा, जो शायद पहले नहीं हो पाया वो मैं दोबारा कर सकता था। मुझे लगा कि अब काशवी तुम्हारी हकीकत जान चुकी है और वो तो कभी तुम्हें पसंद भी नहीं करती थी, वो तो मैंने ही उसकी शादी तुमसे जबरदस्ती करा थी खुद को बचाने के लिए। इसीलिए मुझे लगा कि जब मैं उसे लेने जाऊंगा तो वो आसानी से मेरे साथ आने के लिए मान जाएगी, लेकिन नहीं, वो नहीं मानी। पता नहीं तुमने उसमें क्या जादू किया कि वो मेरे साथ नहीं आए और तुम्हारे लिए उसने मेरी बात नहीं मानी। मेरे आगे तो उसे अपना सर झुकाना कर रखना चाहिए, लेकिन उसने क्या किया, मेरी आंखों में आंखें डालकर ये कहा कि वो तुम्हें छोड़कर मेरे साथ नहीं आएगी। अरे वो बेवकूफ लड़की की वजह से ना मेरा पहले सपना पूरा हो सका और ना ही बाद में। अच्छा खासा मैं पहले उसकी शादी ऋषभ से कर रहा था। तुम्हें पता है ऋषभ ने पहली बार उससे पार्टी में देखा था और उसको देखते ही उसकी खूबसूरती का दीवाना हो गया था, या यूं कहें कि उसकी खूबसूरती का नहीं, उसे तो पैसे कमाने का जरिया मिल गया था। वो शादी करके काशवी को दूसरे शहर ले जाता और फिर उसे बेच देता और उसका 50% प्रॉफिट मुझे भी होता, लेकिन तुम्हारे आने के बाद सारा खेल खराब हो गया। मुझे लगा कि मैं काशवी की शादी तुमसे करवा देता हूं क्योंकि मैं जानता था कि काशवी इस शादी से खुश नहीं है और तुम्हारी भी वो सिर्फ जिद ही थी। मुझे लगा कि थोड़े दिन बाद तुम्हारा उससे मन भर जाएगा, तुम्हारी जिद पूरी हो जाएगी तो तुम उसे छोड़ दोगे और मैं उसका तुमसे तलाक करवा दूंगा। सोचा था कि थोड़े दिन बाद वो वापस लौट कर आने की कोशिश जरूर करेगी और मैं उसका डिवोर्स तुमसे करवा देता और उसकी एलिमनी भी मिलती, और तुम्हारे पास तो इतना अच्छा खासा पैसा था जिस वजह से हमें अच्छी खासी एलिमनी की रकम मिल सकती थी। और उसके बाद जब तुम्हारा डिवोर्स हो जाता तो मैं उसकी शादी ऋषभ से करवा देता, फिर जब ऋषभ उसको बेच देता तो वो प्रॉफिट भी हमें होता। इस तरीके से मैं डबल प्रॉफिट कमा लेता, लेकिन नहीं, उस लड़की की वजह से ऐसा कुछ नहीं हो सका। आदित्य ने गुस्से में कैलाश की कॉलर पकड़ी और उनको गाड़ी में सटा दिया। उसने उन्हें कॉलर से पकड़कर उठाते हुए दांत पीसते हुए कहा, तुम्हें जितना गिरना था तुम गिर चुके हो, तुम्हें जितनी तकलीफ पहुंचाना था काशवी को तुम पहुंचा चुके, लेकिन कान खोलकर सुन लो, मैं काशवी को कुछ नहीं होने दूंगा। तुम्हारा गंदा साया तक मैं मेरी काशवी तक नहीं पहुंचने दूंगा। अरे वो तो कितनी मासूम है, कितनी भोली है कि उसने मेरा प्यार ये कहकर नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि तुमने उसकी शादी जहां पर तय की है वो वहीं पर शादी करेगी, क्योंकि उसे तुम्हारी पसंद पर भरोसा था और तुमने क्या किया, उसके भरोसे का गलत फायदा उठाया। अरे वो तो मेरे जुनून और मेरे पागलपन की वजह से वो बच गई, वरना पता नहीं वो ऋषभ क्या करता है उसके साथ। मुझे तो उसी दिन उस पर डाउट हुआ था, तब उसने काशवी को छोड़कर मेरा ऑफर अपनाया था। उसी दिन से मैंने उस पर नजर रखनी शुरू कर दी थी और अंत में वही हुआ। वो निकला एक घटिया इंसान ही, जैसा कि मैंने सोचा था, लालची और गिरा हुआ। अरे लेकिन फिर भी मैं उसे इतना गिरा हुआ नहीं मानता जितना कि तुम हो। अरे कुछ तो लिहाज किया होता, बाप बेटी के रिश्ते का खून का रिश्ता ना होने की वजह से तुमने काशवी के साथ इतना गलत किया।
क्या खून के रिश्ते ही सब कुछ होते हैं? अरे वो लड़की तुम्हें दिल से अपना पिता मानती है, वक्त आने पर तुम्हारे लिए जान भी दे देती। जिनसे वो प्यार करती है उनके लिए वो कुछ भी कर सकती है, जैसे उसने आज मेरे लिए किया। अरे वो सिर्फ तुम्हारे साथ इसलिए नहीं आई क्योंकि जितना प्यार हो तुमसे करती थी उतना ही प्यार हो मुझसे करती थी। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उसने तुमसे प्यार करना छोड़ दिया था, तुम्हारी इज्जत करना छोड़ दी। लेकिन मुझे खुशी है कि उसने उस दिन तुम्हारे साथ ना जाकर मेरे साथ रहने का फैसला किया। कैलाश ने कहा, तुम कुछ भी कर लो आदित्य, लेकिन तुम काशवी को नहीं बचा पाओगे। चलो मैं मानता हूँ कि मेरे पास तो कोई पावर नहीं है, लेकिन राका के पास तो है ना, वो भी तो अंडरवर्ल्ड का एक डॉन है। और अब तो ऋषभ और राका दोनों एक साथ है। पहले तो ऋषभ काशवी को बेचना चाहता था, लेकिन तुम्हारे आने के बाद उसने उसे एक ट्रॉफी की तरह समझ लिया है कि उससे तुमसे काशवी को जीतना है और राका को अंडरवर्ल्ड में राज करना है। राका एक दिन तुम्हें बर्बाद कर देगा और ऋषभ काशवी को तुमसे छीन लेगा। आदित्य ने उसे उठाकर जमीन पर फेंक दिया। कैलाश पीठ के बल जमीन पर गिर गए और उसकी एक दर्द से भरी चीख भी निकली। आह! आदित्य ने कहा, 1000 राका और 1000 ऋषभ और 1000 तुझ जैसे भी मिलकर एक हो जाए ना, तब भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। मैं काशवी को कुछ नहीं होने दूंगा, तुम इतना ध्यान रखना। अब तो तुम्हारा साया भी मैं मेरी काशवी तक नहीं पहुंचने दूंगा। पहले वो सिर्फ तुम्हारी बेटी थी, लेकिन अब वो मेरी बीवी है, और वो नाम की मेरी बीवी नहीं है। मैं दिल से उसे अपनी बीवी मानता हूँ, और मेरा जिनसे से रिश्ता होता है ना, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। खुद बर्बाद भी हो सकता हूँ और किसी को बर्बाद भी कर सकता हूँ। और फिर तो मैं काशवी से बेइंतहा प्यार करता हूँ। तुम तो सोच भी नहीं सकते कि मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ। मिट्टी में मिलाकर रख दूंगा मैं तुम तीनों को, अगर किसी ने भी अब मेरी काशवी की तरफ नजर उठाकर देख लिया। कैलाश अभी भी जमीन पर पड़े हुए पीठ पर हाथ रखकर दर्द से चिल्ला रहे थे। कैलाश ने कहा, तुम अब देखना कि मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। आदित्य ने कहा, देखोगे तो तुम कि मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, और तुम्हारे उन 2 नमूनों के साथ। बहुत बेचने खरीदने का शौक है ना तुम लोगों को, तो खरीदोगे तुम लोग अब सिर्फ अपने लिए दवाएं, क्योंकि दुआ तो तुम लोगों के लिए कोई मांगने वाला होगा नहीं, और पैसों से तुम लोग तो सिर्फ दवाएं ही खरीद पाओगे। आदित्य कैलाश को उसी हालत में छोड़कर गाड़ी में बैठकर हॉस्पिटल की तरफ वापस चला जाता है। आदित्य वापस हॉस्पिटल में आता है। उसने आते ही पुष्पेंद्र जी से पूछा, का काका अब काशवी की हालत कैसी है? पुष्पेंद्र जी ने कहा, डॉक्टर ने कहा है कि अभी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं है। ये सुनकर आदित्य निराश हो गया। आशी ने कहा, भाई काशवी को कुछ नहीं होगा, आप जैसे हमेशा स्ट्रांग रहते हैं वैसे आपको इस बार भी स्ट्रांग रहना होगा। आदित्य ने कहा, हर बार मेरे अंदर किसी को खोने का इतना डर नहीं था ना, जितना इस बार है आशी। आशी ने कहा, जानती हूँ भाई, प्लीज संभालिए खुद को, अगर आप कमजोर पड़ जाएंगे तो हम सबको कौन संभालेगा। कुछ समय से बीत जाता है। डॉक्टर काशवी को ऑपरेशन थिएटर से आईसीयू में शिफ्ट करवाने के लिए बाहर जाते हैं। वो जैसे ही बाहर आए सब काशवी के पास घेरा बनाकर खड़े हो जाते हैं। काशवी की मां काशवी को इस तरीके से देखकर और रोने लगी। आदित्य जो काशवी के पास जाता है, उसने काशवी के सर पर हाथ फेरते हुए उसका एक हाथ अपने हाथ में थामा। वो बस काशवी को ही गौर से देख रहा था। वार्ड बॉय काशवी को लेकर आगे बढ़ जाते हैं। काशवी का हाथ धीरे धीरे आदित्य के हाथ से छूट रहा था। ये आदित्य को और बेचैन कर रहा था। आदित्य नहीं चाहता था कि काशवी एक पल भी उससे दूर रहे। काशवी को आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है। कुछ देर ऐसे ही बीत जाते हैं, तभी वहां पर तेजस और उसकी टीम आती है। आशी ने जब तेजस को आते देखा तो उसने मन में कहा, लेने तेजस को काशवी की हालत के बारे में तो बताया था, लेकिन ये अपनी टीम के साथ यहाँ क्यों आया है। तेजस उन सब के पास आता है। उसने कहा, हम यहाँ पर आदित्य प्रताप सिंह को अरेस्ट करने आए हैं। सब ये सुनकर हैरान रह जाते हैं। आदित्य जो बस तेजस और उसकी टीम को ही घूम रहा था। पुष्पेंद्र ने गुस्से में कहा, तुम लोगों के पास दूसरा कोई काम नहीं है क्या? जब देखो तब मुंह उठाकर चले आते हो। अरे कानून में और भी तो केस है, घूम फिर के तुम लोगों को आदित्य को ही अरेस्ट करना होता है। अरे जाओ उन केस को भी सॉल्व करो, लेकिन नहीं, काम चोरी करनी होती है तुम लोगों को। अब तुम किस जुर्म में उसको अरेस्ट करने आए हो? तेजस ने कहा, आदित्य प्रताप सिंह ने अपनी ही पत्नी पर गोली चलाई है, उसके जुल्म में हम इन्हें अरेस्ट करने आए हैं। सब ने जैसे ही सुना तो सब और हैरान रह गए। पुष्पेंद्र ने कहा, कुछ भी बोले चले जा रहे हो तुम ऑफिसर, सोच समझ कर बोला करो। तुमसे ये किसने कहा कि आदित्य प्रताप सिंह ने अपनी पत्नी भी गोली चलाई है? तभी तेजस और उसकी टीम के पीछे खड़े केशव ने कहा, मैंने सब उनकी तरफ देखते हैं, मैंने इनको यहाँ पर बुलाया है आदित्य को अरेस्ट करवाने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी बेटी पर गोली इसी ने चलाई है और मेरे पास इस चीज को सबूत भी है। केशव ने तेजस से कहा, आप ही सोचिए, जिस वक्त आदित्य प्रताप सिंह घर पर नहीं था,
उस वक्त काशवी भी घर पर नहीं थी। ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। ये मेरी बेटी को एक जगह पर लेकर गया और इसने उस पर गोली चला दी। अरे तो गुंडा है, मरना तो इसका शौक है। आदित्य जो ये सब अभी खड़े होकर सुन रहा था, इसने गुस्से से घूरते हुए कैलाश को देखा। आशी ने कहा, तेजस ये तुम क्या कह रहे हो? भाई ने काशवी पर गोली नहीं चलाई है। अगर भाई ने उस पर गोली चलाई होती तो वो उसे हॉस्पिटल क्यों लेकर आते? अरे थोड़ा तो कॉमन सेंस लगाओ। तेजस ने कहा, गोली लगने के बाद इस दुनिया में कोई बचता नहीं है। आदित्य ने तेजस का कॉलर पकड़ उसे दीवार से सटाते हुए गुस्से से ऊंची आवाज में कहा, ऑफिसर अपनी जबान पर लगाम लगाओ। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे भी कहने की उसको कुछ होगा। पुष्पेंद्र जी, सुब्रमण्यम और रिहान आदित्य के पास आते हैं और आदित्य और तेजस को अलग करने की कोशिश करते हैं। बहुत कोशिशों के बाद आदित्य तेजस को छोड़ देता है। तेजस ने आशी से कहा, आदित्य प्रताप सिंह काशवी को यहां पर लाकर सिर्फ यही साबित करना चाहते थे कि इन्होंने काशवी के ऊपर गोली नहीं चलाई है। और ऐसा हो भी सकता है कि शायद उन्होंने गोली ना चलाई हो, लेकिन जब काशवी के पिता हमसे कह रहे हैं कि गोली चलाने वाला आदित्य प्रताप सिंह ही है तो हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते। और बात सिर्फ यही नहीं है, मेरे पास आदित्य प्रताप सिंह के खिलाफ और भी सबूत हैं जो मैं पिछले कुछ दिनों से इकट्ठा करवाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे जूनियर सुब्रमण्यम ने इनके खिलाफ काफी सबूत इकट्ठा किए हैं। इनके बिजनेस जो ये गैरकानूनी ढंग से करते हैं, ड्रग्स की स्मगलिंग, हथियारों की स्मगलिंग और डायमंड्स की स्मगलिंग, यही इनके 2 नंबर के धंधे हैं ना। पिछली बार मैंने जब इन्हें अरेस्ट किया था तो इन पर कोई भी गुनाह साबित नहीं हुआ था, इसीलिए मैंने इस बार कोई भी चूक नहीं की है इनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में। और अब तो काशवी के पिता खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि काशवी को मारने वाला आदित्य प्रताप सिंह है। अब बताओ, एक पिता की गवाही को हम ऐसे ही तो नजरअंदाज नहीं कर सकते। कैलाश ने आगे आकर तेजस से कहा, हाँ ऑफिसर तेजस, और मैंने जब इससे कहा किसने मेरी बेटी पर गोली क्यों चलाई, क्यों उसने मेरी बेटी के साथ ऐसा किया, तो देखिए इसने मेरा क्या हाल किया। इसने मुझे बहुत बुरी तरीके से मारा। अरे आपने अभी अभी देखा कि गुस्से में ये क्या कर सकता है। इसने अभी आपकी साथ भी कितनी बदतमीजी की। ममता जी जो अभी एक तरफ खड़े होकर ये सब देख रही थी, वो कैलाश के पास आती है। उन्होंने कहा, कैलाश जी आपको कुछ हुआ तो नहीं, आप ठीक तो है? कैलाश ने कहा, हाँ ममता जी मैं ठीक हूँ। कैलाश ने कहा, ऑफिसर तेजस प्लीज इस इंसान को गिरफ्तार कर लीजिए। रिहान, जिसे ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था, वो कैलाश के पास जाता है और उसने कैलाश की कॉलर पकड़कर झटकते हुए कहा, बुड्ढे लगता है तेरी जिंदगी से मन भर गया है, तभी तो ऐसी हरकतें कर रहा है। हम तुझे एक बार कह चुके हैं ना कि भाई ने काशवी को कुछ नहीं किया है, लेकिन तुझे तो एक बार की बात समझ में नहीं आती। क्यों इस उम्र में अपनी हड्डी पसली तुड़वाना चाहते हो? पुष्पेंद्र जी ने कहा, रिहान उनको छोड़ो। रिहान पुष्पेंद्र जी की बात मानकर एक झटके से कैलाश को छोड़ देता है। पुष्पेंद्र जी कैलाश के पास जाते हैं। उन्होंने कहा, कैलाश जी मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि आपकी बेटी की हालत का जिम्मेदार मेरा बेटा नहीं है, लेकिन पता नहीं आप इस बात को समझना क्यों नहीं चाहते। हम आपकी हालत समझ सकते हैं, आपकी बेटी इस हालत में देखकर परेशान है, पर अगर काशवी आपकी बेटी है तो वो हमारी बहू भी है। जितना आप उसके लिए परेशान हैं उतना हम भी उसके लिए परेशान हैं। प्लीज आप हमारी परेशानी और मत बढ़ाइए। आदित्य तेजस के पास आता है और कहता है, ऑफिसर तेजस पिछली बार तो मुझे अरेस्ट कर पाए क्योंकि ऐसा मैं चाहता था, लेकिन इस बार तुम मुझे एड्रेस नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा मैं नहीं चाहता हूं। मुझे यहाँ काशवी के पास रहना है, वो क्रिटिकल कंडीशन में है, उसको मेरी जरूरत है और मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तेजस ने कहा, कानून आपकी मर्जी से नहीं चलते मिस्टर सिंह, वो अपनी मर्जी से ही चलता है। आदित्य ने कहा, और मैं सिर्फ अपनी मर्जी से चलता हूं और किसी की मर्जी से नहीं। आपको हमारे साथ चलना ही होगा। आदित्य ने कहा, तुम पिछली बार से भी ज्यादा बड़ी गलती इस बार कर रहे हो। इस बार मैं बहुत परेशान हूं और मेरी परेशानी की वजह तुम लोग और बढ़ा रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम लोगों के साथ आऊंगा क्योंकि मुझे जल्द से जल्द यहां पर लौट कर भी आना है। अब जल्दी जल्दी चलो क्योंकि मुझे जल्दी से ही वापस आना है। तेजस ने कहा, इस बार तो आप सीधे जेल जाएंगे और अब सपने में ही सोचते रहिए कि आप यहां पर दोबारा लौट कर आएंगे। आदित्य ने कहा, मैंने कहा ना, मेरी बीवी को मेरी जरूरत है और मैं लौट कर आऊंगा, मुझे उसका ख्याल रखना है, इसलिए मुझे लौट कर तो आना ही होगा ना। आदित्य ने कहा, ना मैं कुछ करने से डरता हूं और ना करने के बाद छुप कर बैठता हूं। मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं क्योंकि अगर मैं नहीं गया तो तुम लोग मुझे काया और सिचुएशन से बचकर निकलने वाला समझोगे और मैं वो तो बिल्कुल भी नहीं हूं। इसीलिए चलो, मैं तुम लोगों के साथ चल रहा हूं फॉर्मेलिटी के लिए। आदित्य ने पुष्पेंद्र जी से कहा, काका आपका काशवी का ख्याल रखिएगा जब तक मैं नहीं आ जाता, और आप फिक्र मत कीजिए, मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगा।
आशी आदित्य के पास आती है। उसने आदित्य कहा था हमसे हुए, कहा भाई प्रॉमिस कीजिए, आपने जैसा कहा है आप थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे, आप आएंगे ना भाई? आदित्य ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा बिल्कुल मैं जल्दी वापस आऊंगा। तेजस ने आशी से कहा आशी तुम अभी भी इस इंसान का साथ दे रही हो, तुम्हारे मन में अभी भी इस इंसान के लिए फिक्र है जिसने काशवी को मारने की कोशिश की है। आशी ने तेजस से कहा मैंने तुम्हें नहीं रोका तुम्हारी कानून की ड्यूटी निभाने के लिए, तुम अपना फर्ज निभाते हुए भाई को यहां से लेकर जा रहे हो, लेकिन मैंने तुमसे कुछ भी नहीं कहा। हाँ, जितना भी कहा वो एक बहन होने के नाते भाई की सफाई पेश करते हुए कहा, लेकिन अब तुम भाई को यहां से लेकर जा रहे हो, मैं तुमसे कुछ कह रही हूं, इसीलिए तुम भी मत रोको मुझे भाई की फिक्र करने के लिए। वो जो है जैसे है मेरे भाई हैं और वो कभी कुछ गलत नहीं कर सकते। तेजस ने कहा आशी तुम्हारी आंखों में तुम्हारे भाई के नाम की पट्टी बंधी हुई है। आशी ने कहा जब बात गलत की होती है इसीलिए मैं तुम्हारे काम के बीच में नहीं आ रही हूं और तुम मेरे भाई के प्रति मेरी फिक्र के बीच नहीं आओगे। आदित्य ने तेजस से कहा ऑफिसर तेजस मैंने तुमसे कहा जल्दी जल्दी यहां से चलो, मुझे जल्दी वापस भी आना है, यहां पर बहस करके वक्त बर्बाद मत करो, जो काम करने आए उसे जल्दी से करो। तेजस ने कहा चलिए। आदित्य वहां से जाने लगा। कैलाश आदित्य की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और आदित्य उन्हें गुस्से भरी नजरों से देखता है और वो आगे बढ़कर निकल जाता है। कुछ देर बाद आदित्य को सीबीआई हेडक्वार्टर लाया जाता है। इस वक्त वो सीनियर सीबीआई ऑफिसर शर्मा के सामने बैठा होता है। ऑफिसर शर्मा ने उससे कहा तो मिस्टर सिंह आप 16 साल से अंडरवर्ल्ड में राज कर रहे हैं, ये कहीं आपको अंडरवर्ल्ड का किंग कहा जाता है। मुंबई में जितने भी गैरकानूनी धंधे होते हैं उन सब में कहीं ना कहीं आपका हाथ होता है। ड्रग्स डीलिंग हो, लड़कियों की तस्करी हो, अवैध रूप से हथियार बेचना हो या डायमंड की स्मगलिंग करना हो, आप हर गैरकानूनी काम करते हैं। आदित्य ने कहा आप ये मुझसे पूछ रहे हैं, मुझे बता रहे हैं, और अगर मुझे बता रहे हैं तो मुझे अपने बारे में ये सब तो पता ही है, तो क्यों आप ये सब मुझसे कह रहे हैं? ऑफिसर शर्मा ने कहा इसका मतलब तो यही है ना कि आप अंडरवर्ल्ड का हिस्सा हैं और अंडरवर्ल्ड में रहकर बहुत गैरकानूनी काम करते हैं। आदित्य ने कहा इस वक्त मैं सीबीआई हेडक्वार्टर में भी हूं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं सीबीआई ऑफिसर हूं क्या? ऑफिसर शर्मा ने चिल्लाते हुए कहा मिस्टर सिंह बातों को घुमाना बंद कीजिए। आदित्य ने कहा और मुझसे सवाल करना बंद कीजिए। अगर आपके पास कोई सबूत है तो जाही उसे कानून के सामने पेश कीजिए, ना कि मुझसे सवाल करके अपना और मेरा समय बर्बाद कीजिए। और जब आपके पास सबूत है तो आप मुझसे क्यों पूछताछ कर रहे हैं? ऑफिसर शर्मा और तेजस रूम से बाहर आते हैं। ऑफिसर शर्मा ने तेजस्वी का आदित्य प्रताप सिंह बहुत टेढ़ी चीज है, वो अभी भी हमें घुमाने की कोशिश कर रहा है। तेजस ने कहा बहुत शातिर चीज है, तभी तो 16 साल से अंडरवर्ल्ड में राज कर रहा है और तभी वो पिछली बार भी बचकर निकल गया, लेकिन सर इस बार मैं उसे नहीं जाने दूंगा। वो दोनों केबिन में वापस आते हैं, तभी वहां पर रुद्र वाधवा आते हैं। रुद्रा वाधवा उनके केबिन में आते हैं और ऑफिसर शर्मा के सामने अपना हाथ बढ़ाकर कहते हैं हेलो ऑफिसर शर्मा, मैं डीसीपी रुद्र वाधवा। ऑफिसर शर्मा ने कहा डीसीपी साहब आपको अपना इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूं, आपको कहिए कैसे आना हुआ। रुद्र वाधवा ने कहा मैं यहां आदित्य प्रताप सिंह के लिए आया हूं। ऑफिसर शर्मा ने कहा तो क्या आप उसके खिलाफ कोई सबूत लेकर आए हैं? वैसे भी आपकी पोस्टिंग मुंबई में तो पिछले 12 साल से है, कुछ तो सबूत तो आपको भी मिले होंगे, तो क्या आप हमें वो देना चाहते हैं? रुद्र वाधवा ने कहा मैं सबूत तो लाया हूं, लेकिन आदित्य प्रताप सिंह के खिलाफ नहीं, उसके लिए लाया हूं, उसे यहां से ले जाने के लिए। तेजस ने मुस्कुराते हुए कहा आदित्य प्रताप सिंह जेल की सलाखों के पीछे हो और मुंबई के डीसीपी रुद्र वाधवा उसे बचाने ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कभी कभी तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये कानून के लिए नौकरी करते हैं या आदित्य प्रताप सिंह के लिए। रुद्र वाधवा ने मुस्कुराते हुए कहा मैं कानून के लिए ही नौकरी करता हूं और अभी भी कानून का नौकर होकर ही उसे यहां से ले जाने आया हूं। रुद्र वाधवा ने एक पैकेट सीनियर ऑफिसर शर्मा के सामने बढ़ाते हुए कहा ऑफिसर शर्मा ये कुछ सबूत हैं जो ये साबित कर देंगे कि आदित्य प्रताप सिंह पर जितने भी अभी तक इल्जाम लगे हैं वो सब गलत है। ऑफिसर शर्मा रुद्र वाधवा से वो पैकेट ले लेते हैं। उस पैकेट में एक मेमोरी कार्ड होता है और कुछ पेपर्स होते हैं। रुद्र वाधवा ने कहा ये वो पेपर है जो ये साबित कर देंगे कि आदित्य प्रताप सिंह के जितने भी धंधे या बिजनेस चलता है वो गैरकानूनी ढंग से नहीं चलता है, और उसके जितने भी बिजनेस चलते हैं वो जमीन उसने खुद खरीदी है, ना कि लोगों से हड़पी है और ना ही गैरकानूनी तरीके से ली गई है। और रही बात ड्रग्स डीलिंग, अवैध रूप से हथियारों की तस्करी करने की, तो ऐसे काम तो वैसे भी चुपके किए जाते हैं, ऐसे कामों में कोई अपना नाम तो रजिस्टर करवाता नहीं है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि तस्करी आदित्य प्रताप सिंह ही करता है? तेजस ने कहा क्योंकि वो करता है।
मुझे तो पता ही था कि आप उसको बचाने आएंगे और वह फिर से एक बार कानून के हाथों से बचकर निकल जाएगा, लेकिन इस बार मैं भी पूरी तैयारी के साथ। इतना कहकर तेजस ने एक पैकेट ऑफिसर शर्मा की तरफ बढ़ाया और उसने कहा, चली वो सबूत है जो पिछले दिन से मैं इकट्ठा करवा रहा था अपने जूनियर ऑफिसर सुब्रमण्यम से कहकर, और उन्होंने ये सारे सबूत आदित्य प्रताप सिंह के खिलाफ इकट्ठे किए हैं। ऑफिसर उसके हाथ से वो पैकेट लेते हैं, उसमें भी एक मेमोरी कार्ड और कुछ पेपर्स होते हैं। ऑफिसर शर्मा उस वीडियो को प्ले करते हैं तो देखते हैं कि पोर्ट में कुछ लड़कियों की तस्करी की जा रही है। तेजस ने कहा, देखिए सर, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, यहाँ पर लड़कियों की तस्करी की जा रही है और यहीं पर आदित्य प्रताप सिंह और उसका राइट हैंड रॉकेट भी खड़ा है। रुद्र वाधवा ने कहा, आदित्य प्रताप सिंह एक बिजनेसमैन है और उसके बहुत सारे बिजनेस हैं और उसके ज्यादातर बिजनेस पानी के जहाज के थ्रू ही होते हैं और वो हमेशा वहां पर जाता रहता है। इससे ये बिल्कुल भी साबित नहीं होता कि लड़कियों की तस्करी आदित्य प्रताप सिंह ने ही की है। मैं आपको बता दूं कि जितनी भी लड़कियां आप इस वीडियो में देख रहे हैं, ये सभी अपने घर सही सलामत पहुंच चुकी है और इनको मैंने ही इनके घर सही सलामत पहुंचाया है और इनसे आदित्य प्रताप सिंह का कोई लेना देना नहीं है। तेजस ने कहा, ठीक है, फिर आप इन पेपर्स के बारे में क्या कहेंगे? रुद्र वाधवा ने कहा, और मैंने जो के बदले हैं, जरा इन पर बस कुछ पेपर से मैच कर लीजिए। ऑफिसर शर्मा उन दोनों पेपर्स को मैच करते हैं। यहाँ पर तेजस के पास सब डुप्लीकेट कॉपीज थी जो ये साबित कर रही थी कि आदित्य ने कुछ जमीन खरीदी है जो कि गैर कानूनी ढंग से है, लेकिन रुद्र वाधवा के पेपर से साबित करते हैं कि आदित्य ने जितने भी जमीन ली है वो सारी कानूनी ढंग से है, क्योंकि उन सारे पेपर्स में कानून की स्टाम्प है। ये सब देखकर तो ऑफिसर शर्मा का भी सर चकरा जाता है। तेजस ने कहा, ठीक है, ये काफी नहीं है ना, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। इतना कहकर तेजस ने एक वीडियो प्ले किया और ऑफिसर शर्मा के आगे फोन कर दिया। ऑफिसर शर्मा ने देखा कि ये आदित्य का एक इंटरव्यू चल रहा है जिसमें उसकी बिजनेस के अचीवमेंट के लिए रिपोर्टर्स उससे सवाल कर रहे थे। तेजस ने जैसे ही ये देखो वो दंग रह गया। उसने हड़बड़ी में कहा, सर ये वो वीडियो नहीं। इतना कहकर वो वीडियो आगे पीछे कर देखने लगा, लेकिन उसे वो वीडियो नहीं मिला जो वो दिखाना चाहता था। रुद्र वाधवा ने जब तेजस को ऐसे देखा तो उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा, बस हो गया, कोई सबूत नहीं है आपके पास उसके खिलाफ, इसलिए अब उसको अपराधी बनाना बंद कीजिए। तेजस ने कहा, सर मैं सच कह रहा हूं, मेरे पास एक वीडियो था जिसमें आदित्य प्रताप सिंह ने अंडरवर्ल्ड के कुछ लोगों को मारा था और अभी कुछ दिन पहले ही उसने 10 लोगों को बहुत बुरी मौत दी है। रुद्र वाधवा ने कहा, अब हम क्या अंडरवर्ल्ड में जितने भी गुंडे मर रहे हैं उनकी मौत की इन्वेस्टिगेशन करेंगे? अरे हम तो खुद ही उन्हें मारना चाहते हैं, अगर वो मर भी रहे हैं तो हमें उससे क्या? हम आम जनता की प्रोटेक्शन के लिए हैं, हमें उनके बारे में सोचना चाहिए ना कि इन गुंडों के बारे में। देखे, बहुत हो गया, अब जाइए और आदित्य प्रताप सिंह को लेकर आइए। ऑफिसर शर्मा ने तेजस से कहा, जाइए ऑफिसर तेजस और आदित्य प्रताप सिंह को लेकर आइए, वरना मुझे ही मिनिस्टर्स को और कोर्ट को जवाब देना होगा, जो कि मेरे पास तो नहीं होगा, क्योंकि उसे गुनहगार साबित करने का अभी भी कोई ठोस सबूत नहीं है हमारे पास। उनकी बात मानकर तेजस वहां से चला जाता है। तेजस आदित्य के रूम में आता है जहां पर उसे रखा गया था। तेजस आदित्य के सामने जाता और कहता है, चलिए आपको लेने 2 दरवा दुआएं हैं और उन्होंने आपकी बेगुनाही के सबूत भी ऑफिसर शर्मा को दिखाए हैं, इसीलिए अब आप यहां से जा रहे हैं। आदित्य ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि कोई फायदा नहीं है, खामखा ही तुमने अपना और मेरा वक्त बर्बाद किया। मैंने कहा था कि मैं वापस लौट कर जाऊंगा, लेकिन तुमने क्या कहा था, ऐसा नहीं होगा। अब तुम ही देखो ऐसा हो रहा है। अब तो तुम्हें भी पता चल गया होगा कि होता वही है जो मैं चाहता हूं। अब से तुम भी जान गए होंगे कि आदित्य प्रताप सिंह चीज क्या है। सिर्फ एक पल लगता है मुझे सारा का सारा मंजर बदलने में। आदित्य वहां से जाने लगता है। वो पलट कर तेजस से कहता है, ऑफिसर तेजस, अब तुमने इतनी मेहनत की है तो तुम्हें इस मेहनत का कुछ फल भी तो मिलना चाहिए। तो मैं तुम्हें बता देता हूं कि मैं 3 और कत्ल करने वाला हूं, लेकिन फिर भी तुम्हें साबित नहीं कर पाओगे कि वो 3 कत्ल मैंने ही किए हैं। तेजस उसको हैरानी से देखता है। उसने बुदबुदाते हुए कहता है, 3 और कत्ल? अब ये किसे मारने वाला है? आदित्य ऑफिसर शर्मा के केबिन में आता है जहां पर रुद्र वाधवा उसका ही इंतजार कर रहे थे। तेजस भी आदित्य के पीछे पीछे आता है। रुद्र वाधवा ने कहा, चलो आदित्य। तेजस उन दोनों के सामने आकर खड़ा होता है और कहता है, डीसीपी रुद्र वाधवा, आप इन्हें यहां से छुड़ाकर तो लेकर जा रहे हैं, लेकिन आप इन्हें यहां इसीलिए छुड़ाकर लेकर जा रहे हैं क्योंकि अभी आपने इनके गैरकानूनी धंधे के सबूत पेश किए हैं, लेकिन आप भूल रहे हैं अभी भी इन पर एक इल्जाम है, इनकी अपनी पत्नी को मारने का। तेजस ने ऑफिसर शर्मा की तरफ देखकर कहा, सर, डीसीपी रुद्रा वाधवा ने जितने भी सबूत पेश किए हैं
वो ये तो साबित करते हैं कि आदित्य प्रताप सिंह के खिलाफ हमने जो सबूत इकट्ठा किए थे वो गलत है, लेकिन अभी भी इन पर एक इल्जाम है इनकी अपनी पत्नी को मारने का, और उसकी गवाही खुद काशवी के पिता ने दी है। ऑफिसर शर्मा तेजस की बात सुनकर ध्यान से सोच में पड़ जाते हैं। आदित्य ने कहा, ऑफिसर तेजस, फॉर योर किंड इन्फॉर्मेशन, काशवी के पिता ने सिर्फ मुझ पर इल्जाम लगाया है। काशवी के पिता ने मुझ पर सिर्फ इल्जाम लगाया है, उनके पास कोई सबूत नहीं है, और ना ही तुम लोगों के पास कि मैंने काशवी पर गोली चलाई है। तो जब सबूत तुम लोग इकट्ठा कर लेना, उस दिन मुझे अरेस्ट करने आ जाना। सिर्फ किसी की गवाही के बेस पर सीबीआई मेरे ऊपर कोई एक्शन तो नहीं ले सकती, और तुम लोग सीबीआई ऑफिसर हो, जब कोई भी केस बहुत पेचीदा होता तभी तुम लोगों को सॉल्व करने के लिए दिया जाता है, तो तुम लोग इतना तो पता कर ही लोगे कि मैंने काशवी को मारा है या नहीं। और प्लीज अगली बार से जब मुझे अरेस्ट करने आना ना तो ठोस सबूत के साथ आना, ऐसे ही मुंह उठाकर मत चले आना, क्योंकि 2 बार से तो मैं तुम लोगों को छोड़ रहा हूं, अगली बार से तुम सबकी नौकरी जाएगी। तेजस ने डीसीपी रुद्र वाधवा से कहा, आप क्यों बार बार एक क्रिमिनल को बचाने चले आते हैं? ये एक गैंगस्टर है और आप मुंबई के डीसीपी, आपको ये पता होना चाहिए कि आप कानून के रक्षक हैं और अब कानून के भक्षक बने बैठे हैं। आप इनके हर गलत काम में इनका साथ दे रहे हैं, एक सुंदर के लिए सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। क्या यही है आपका काम? रुद्र वाधवा ने कहा, मैं भी आप लोगों की तरह कानून का रक्षक हूं, लोगों को इंसाफ दिलाना मेरा फर्ज है, गुनहगार को सलाखों के पीछे डालना मेरा फर्ज है, और बेगुनाह को सजा ना हो ये भी मेरा फर्ज है। इसीलिए मैं आदित्य को यहां से लेकर जा रहा हूं, इसीलिए मैंने सारे सबूत आपको दिए हैं कि आपसे कोई गलती ना हो, और आप लोग सिर्फ शक की वजह से या कुछ सबूत की वजह से जो शायद बनाए भी जा सकते हैं, उनके बेस पर आप किसी को सजा ना दें। मैंने तो आप लोगों से एक गलती होने से बचाई है। मेरा काम सिर्फ लोगों को सजा दिलाना तो नहीं है, लोगों को इंसाफ दिलाना भी है, और वही मैं कर रहा हूं। ऑफिसर शर्मा ने कहा, लेकिन आप एक डीसीपी हैं और ये गैंगस्टर, ये तो आप भी जानते हैं। भले ही हम कोई गुनाह इस पे साबित नहीं कर पाए हैं, लेकिन ये हम सभी जानते कि गुनहगार है, और आप एक गुनहगार को बचा रहे हैं, आप कानून को धोखा दे रहे हैं। रुद्र वाधवा ने कहा, मैंने भी कई बार कानून के लिए अपना फर्ज निभाया है, अपना मिशन कंप्लीट करने के लिए अपनी जान को दांव पर लगाया है। कई बार मिशन कंप्लीट करते वक्त हमें ये नहीं पता होता कि दुश्मन हम पर कहां से अटैक कर देगा, और मेरे साथ भी ऐसा ही कई बार हुआ था। गुंडों और क्रिमिनल से लड़ते वक्त 2 गोली मेरे सीने में लगी थी। आप चाहे तो वो निशान आज भी मेरे सीने में देख सकते हैं, और आप कह रहे हैं कि मैं कानून का रक्षक नहीं हूं। खैर जो भी है, मैं आप लोगों को बताना जरूरी नहीं समझता, पर अगर आपको ऐसा ही लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है तो जाकर आप मेरे खिलाफ हाई अथॉरिटी में कंप्लेंट कीजिए, जो करना होगा वो मेरे अगेंस्ट करेंगे। आप लोग कोई नहीं होते मुझे मेरा काम, मेरा फर्ज याद दिलाने वाले। अब मैं चलता हूं यहां से, मैं जो काम करने आया था वो हो गया, और मैं पूरी लीगल तरीके से आदित्य प्रताप सिंह को यहां से लेकर जा रहा हूं, किसी गैर कानूनी तरीके से नहीं, और ना ही चोरी छुपे भगाकर। मैं सबूत पेश करने के बाद लीगल तरीके से उसे यहां से लेकर जा रहा हूं। तो बताइए, आप कैसे कह सकते हैं कि मैं कानून की इज्जत नहीं करता? आदित्य ने कहा, डीसीपी मुझे देर हो रही है, इन लोगों के साथ तो हमारी बातचीत होती रहेगी, अब हमें चलना चाहिए यहां से। डीसीपी रुद्र वाधवा ने ऑफिसर शर्मा से हाथ मिलाने के लिए एक बार फिर से अपना हाथ आगे बढ़ाया। ऑपरेशन शर्मा ने भी उनसे हाथ मिलाया। उसके बाद रुद्र वाधवा और आदित्य वहां से निकल आते हैं। आदित्य और रुद्र वाधवा जब सीबीआई ऑफिस के बाहर आते हैं तो आदित्य ने उनसे कहा, डीसीपी अच्छा हुआ कि तुम वक्त में आ गए, तुम्हें पता है मुझे कितनी बेचैनी हो रही थी, मुझे काशवी की कितनी फिक्र हो रही थी, तुमने मेरे लिए इतना सब किया उसके लिए शुक्रिया। रुद्र वाधवा ने कहा, मैंने तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया जितना तुमने मेरे लिए किया है, खैर अब तुम जाओ। आदित्य वहां से निकल जाता है। जब वो हॉस्पिटल वापस लौट कर आता है तो सब उसे देखकर खुश हो जाते हैं। आशी ने खुश होते हुए कहा, मुझे पता था कि भाई अपना वादा नहीं तोड़ते, और देखिए वो आ भी गए। पुष्पेंद्र, रॉकेट और रेहान भी आदित्य को वहां देखकर खुश हो गए। आदित्य ने नजर घुमाकर देखा तो उसने देखा कैलाश अभी हॉस्पिटल में नहीं है, और काशवी की मां भी एक जगह गुमसुम सी बैठी हुई है। आदित्य ने कहा, मैं डॉक्टर से मिलकर आता हूं। इतना कहकर वो डॉक्टर के ऑफिस की तरफ चला जाता है। वो डॉक्टर के ऑफिस में जाता है, और कैसा है डॉक्टर, मुझे काशवी से मिलना है, उसको देखना है। डॉक्टर ने कहा, लेकिन मिस्टर सिंह अभी आप उनसे नहीं मिल सकते, वो आईसीयू में है और आप ऐसे नहीं जा सकते। आदित्य ने कहा, मैं पूरी सेफ्टी किट के साथ जाऊंगा, लेकिन प्लीज डॉक्टर मुझे एक बार उसे देखने दीजिए। डॉक्टर ने कहा, मिस्टर सिंह अगर आप इतनी ही जिद कर रहे हैं तो हम आपको उनसे मिलने देते हैं, लेकिन आप उनसे सिर्फ 5 मिनट ही मिल सकते हैं। आदित्य ने कहा, मुझे मंजूर है। डॉक्टर उससे जब मंजूरी देते हैं तो एक सिस्टर उससे सेफ्टी के साथ आईसीयू में लेकर जाती है। उसको वहां छोड़ने के बाद सिस्टर वहां से निकल जाती है।
आदित्य ने देखा काशवी के मुंह पर मास्क लगा हुआ था और उसके अगल बगल मशीन रखी हुई थी जिस पर उसकी पल्स रेट दिख रही थी। आदित्य के पास जाता है, उसने काशवी का हाथ थामते हुए कहा, मुझसे दूर जाने के बहाने तुम ढूंढ ही लेती हो ना, जब प्यार नहीं करती थी तब भी और अब जब प्यार करती हो तब भी। पहले तुम मुझसे इसलिए दूर भागती थी क्योंकि तुम मुझसे प्यार नहीं करती थी और अब इसलिए दूर हो क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो। क्यों काशवी, हर बार क्यों तुम हमारे बीच इतनी दूरी लेकर आ जाती हो? मैंने तुमसे वादा किया था ना कि मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। क्या जरूरत थी तुम्हें मेरे पीछे आने की? तुम चाहे मुझसे जितनी भी दूरी बनाने की कोशिश क्यों ना करो, चाहे कितना भी मुझसे दूर जाने के बारे में क्यों ना सोचो, लेकिन मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगा और इस बार भी मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। हर बार मैंने तुम्हें जिद करके खुद के करीब रखा है, अपने पास रखा है और इस बार भी मेरी जिद ही जीतेगी। तुम देखना, मेरी जिद के आगे इस बार भी तुम मुझे छोड़कर नहीं जा पाओगे। तुम्हें आदत है ना मेरे साथ इसी तरीके से रहने की, ठीक है मैं भी अब तुम्हें ऐसे ही रख लूंगा खुद के पास, जिद करके जबरदस्ती से, क्योंकि प्यार से तो तुम कभी मानती ही नहीं हो। मुझे पता है तुम मुझसे गुस्सा हो ना कि मैं तुम्हारे कहने पर रुका नहीं था, लेकिन इस बार प्रॉमिस करता हूं मैं वैसे ही करूंगा जैसा तुम कहोगी। मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा, तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, लेकिन इसके लिए मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो कि तुम मुझसे बात ही ना करो। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम जिंदगी भर मेरे साथ रहोगी, मुझे प्यार करोगी, लेकिन अब तुम अपना प्रॉमिस तोड़ रही हो। अब जल्दी उठो पर अपना प्रॉमिस पूरा करो। ये कहते हैं भक्त आदित्य की आंखों से आंसू अपने आप ही निकल आए, जो काशवी की हथेलियों पर गिरे जाकर के। ममता जी, जो आईसीयू के दरवाजे को हल्का सा खोलकर आदित्य की बातें सुन रही थी, उन्होंने खुद से कहा, कैलाश जी ने तो कहा था कि आदित्य ने काशवी को मारा है, लेकिन इन्हें देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा। ये तो कितना प्यार करते हैं उससे। मैं जब से आई हूं तब से उनकी आंखों में बेचैनी देख सकती हूँ, फिक्र देख सकती हूँ काशवी के लिए। मैं नहीं मानती कि काशवी को मार सकते हैं। कुछ देर बाद आईसीयू में नज आती है। उसने आदित्य से कहा, आपका टाइम खत्म हो गया है, अब आपको बाहर चलना चाहिए। आदित्य ने काशवी का थामा हुआ हाथ धीरे से छुड़ाने लगा कि तभी काशवी ने अपनी छोटी उंगली से उसकी मिड फिंगर को पकड़ लिया। आदित्य ने जैसे ही ये देखा तो उसके चेहरे पर खुशी छा गई। उसने फिर से काशवी का हाथ थाम लिया और सिस्टर की ओर देखकर कहा, सिस्टर। काशवी ने अपनी उंगली से मेरा हाथ थामा है, देखो। सिस्टर भी ये देखकर उसके पास आती है। उसने देखा तो काशवी ने एक जोर से सांस ली। ये देखकर वो डॉक्टर को बुलाने चली गई। आदित्य ने अभी भी काशवी का हाथ थामे हुए रखा था, लेकिन काशवी को जोर जोर सांसें लेता हुआ देख वो घबरा भी रहा था। कुछ देर बाद आईसीयू में डॉक्टर आते हैं। उन्होंने आदित्य से कहा, मिस्टर सिंह प्लीज आपको अभी बाहर जाना होगा। आदित्य ने कहा, डॉक्टर काशवी को कुछ होगा तो नहीं? डॉक्टर ने कहा, देखें मिस्टर सिंह, कल से इनकी बॉडी ने कोई मूवमेंट नहीं की है, लेकिन सर रनिंग इन की बॉडी ने मूवमेंट की है। ये एक पॉजिटिव साइन भी हो सकता है और एक नेगेटिव साइन भी हो सकता है। हम अभी कुछ कह नहीं सकते, तो प्लीज आप बाहर जाए और हमें इनका ट्रीटमेंट करने दीजिए। डॉट 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 वो उनकी बात मानकर जल्दी से आईसीयू से निकल जाता है ताकि डॉक्टर जल्द से जल्द ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सके। जब वो बाहर आता है तो आईसीयू के बाहर ही खड़े थे आदित्य बेचैनी से इधर उधर घूम रहा था। जहां इस वक्त आदित्य काशवी के लिए परेशान था, वही सब कोई जितना काशवी के लिए परेशान था उतना ही आदित्य की हालत को लेकर भी परेशान था। वो बेचैनी से कभी कुर्सी में बैठे तो कभी फिर से इधर उधर करने लगता। कुछ देर बाद आईसीयू से डॉक्टर्स बाहर आते हैं। आदित्य ने जैसे ही डॉक्टर को बाहर आते देखा तो वो दौड़कर डॉक्टर के पास गया। डॉट 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 डॉक्टर बताए ना काशवी की हालत अब कैसी है और वो इतनी जोर जोर से सांसें क्यों नहीं रही थी? डॉक्टर ने कहा, मिस्टर सिंह, कल से लेकर अब तक मिसेज सिंह की बॉडी में मूवमेंट हुई है। देखिए उनकी इस मूवमेंट के बाद तो यही कह सकते हैं कि 80% चांसेस है उनके होश में आने के और 20% नहीं भी। आने वाले अगले 3 घंटे में ही हम आपको कुछ क्लियर बता सकते हैं। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं और आदित्य अभी भी खड़े होकर उनकी बातों को सोच रहा था और आने वाले 3 घंटे के लिए वो डर रहा था। तेजस, जो अभी अपने ऑफिस में बैठा हुआ और मन में सोच रहा था आखिर वो वीडियो बदला कैसे, हर सारे सबूत इस बार फिर से आदित्य प्रताप सिंह के फेवर में चले गए। तभी उसे कुछ याद आता है और याद आते ही गुस्से से उसकी मुठ्ठियां बंध गई। वह तेजी से उठा और अपने ऑफिस के बाहर निकल गया।
कैलाश जी अभी कहीं से बाहर से होकर अभी अभी हॉस्पिटल आए थे। उन्होंने देखा कि ममता जी अभी कुर्सी में बैठकर हाथ जोड़कर भगवान से दुआ कर रही है। कैलाश उनके पास जाते हैं और कहते हैं ऐसे परेशान मत हुई ममता जी, और आपको तो खुश होना चाहिए कि काशवी पर जिसने गोली चलाई वो सलाखों के पीछे है, जिसकी वजह से काशवी की ये हालत है। आप देखिएगा कानून उसको कड़ी से कड़ी सजा देगा। क्या यहाँ पर मेरे बारे में बात की जा रही है? कैलाश को अपने पीछे से एक आवाज आती है। उन्होंने घूमकर देखा तो वहां पर आदित्य खड़ा था। उसे देखकर वो दंग रह गए। उन्होंने अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर ली और अचानक से कुर्सी से खड़े हो गए। उन्होंने आश्चर्य से कहा, तुम यहाँ पर? आदित्य ने कहा, हाँ मैं यहाँ पर, लेकिन आप क्यों इतना हैरान हो गए? आपको तो खुश होना चाहिए कि आपका दामाद अब आजाद है। ऐसा कैसे हो सकता है? कैलाश ने कहा। आदित्य ने कहा, ऐसा हो सकता है, अभी कानून में इतनी दम तो नहीं है ना कि मुझे जे सलाखों के पीछे रख सके। और फिर जब मैंने कहा था कि मैं कुछ देर बाद वापस आ रहा हूं तो आपको मेरी बात माननी चाहिए थी ना। ये तो गलत है ना ससुर जी, आपको अपने दामाद का भरोसा ही नहीं है। पहले आपको ये भरोसा नहीं था कि मैंने काशवी को नहीं मारा, और अब आपको ये भरोसा नहीं हो रहा है कि मैं जेल से बाहर हूं। तो बताइए, आपको यकीन दिलाने के लिए मुझे क्या करना होगा? कैलाश ने कहा, तुमने फिर से अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया होगा, हर बार तुम्हें ही करते हो। आदित्य ने कहा, आप जब जानते हैं कि मैं हर बार अपनी पावर का इस्तेमाल करूंगा और हर बार छूट जाऊंगा तो क्यों बार बार कोशिश करते ही क्यों है मुझे जेल भेजने की? आपको याद है ना, पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था जब आप मेरे घर में पुलिस लेकर आए थे, और इस बार भी ऐसा ही हुआ। चलिए, शायद एक बार में आपको शिक्षा नहीं मिली, दूसरी बार में आपको शिक्षा मिल जाए कि आदित्य प्रताप सिंह का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और हाँ, याद आया, आपकी कमर में ज्यादा दर्द तो नहीं है? जानता हूं शायद बहुत जोर से मैंने आपको धक्का दे दिया, लेकिन फिर भी आप सीधे खड़े हैं। फिक्र मत कीजिए, ज्यादा दिन तक ऐसे नहीं रहेंगे। आदित्य ने ममता जी की तरफ देखा और अपनी बात बदलते हुए कहा, मेरा मतलब है कि ज्यादा दिन तक की कमर में दर्द नहीं रहेगा। फिर उसने कैलाश के पास आकर धीरे से उनके कान में कहा, क्योंकि शायद कमर ही ना रहे। कुछ भी हो सकता है ना, अब आप बुढ़े हो रहे हैं, पैरालाइज हो सकते हैं बुढ़ापे की वजह से, शायद दिन प्रतिदिन, और कमर में दर्द भी हो सकता है, घुटनों में दर्द हो सकता है, ये हो सकता है कि कल का ऑप्शन ही ना पाए। कैलाश उसके कहने का मतलब बहुत अच्छे से समझ रहे थे। उन्होंने घबराते हुए आदित्य की ओर देखा और वो उनकी ओर देखकर मुस्कुराया और मुस्कुराते हुए वहां से आगे बढ़ गया। कैलाश के तो माथे में इस वक्त सीना था डर से। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।